हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट पॉइंट पर आज से पॉलिटिकल ऑनर्स के सेकंड मेन कोर्स सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हैं। और हमारा सेकंड मेन कोर्स सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। आज हम इसकी यूनिट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फर्स्ट टॉपिक नेचर और स्कोप पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के रूप में तुलनात्मक राजनीति का एक वृहद और विशिष्ट स्थान रहा है। पॉलिटिकल साइंस का जो एरिया है उसके रूप में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत वास्ट और बहुत स्पेशल जगह रही है। साथ ही एक गतिशील विषय भी रहा है, बहुत स्पीड से चलने वाला, और इसका अध्ययन के विषय वस्तु के परिवर्तन बदलाव आते रहे हैं। मतलब इसमें जो चेंजेस हैं और बहुत स्पीड से चेंजेस और बदलाव सब आते रहे हैं। 2500 वर्षों पूर्व अरस्तु पहले तुलनावादी अध्ययनकर्ता थे, कंपैरेटिस्ट, जिन्होंने विभिन्न ग्रीक नगर राज्यों का विश्लेषण किया। 2500 वर्षों पहले अरिस्टोटल सबसे पहले तुलनावादी अध्ययनकर्ता थे, कंपैरेटिस्ट थे, जिन्होंने विभिन्न ग्रीक नगर राज्य जो ग्रीक सिटी स्टेट था उनका एनालिसिस किया। ग्रीक प्लेटो और रोमन सिसरो ने भी तुलनात्मक उपागम का उपयोग न केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में किया बल्कि आदर्श प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के सुझाव देने में भी किया। ग्रीक से प्लेटो और रोमन से सिसरो ने कंपैरेटिव जो दृष्टिकोण है, उपागम है, पर्सपेक्टिव्स हैं, उनका यूज़ सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम को बांटने में नहीं किया बल्कि एक आदर्श प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का सुझाव देने में भी किया। द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एक बहुत अच्छी और वैसे पॉलिटिकल सिस्टम को देने में भी इसका यूज़ किया। 1500 आधुनिक युग में मैकियावेली, जीन बॉर्डन, जो अमेरिका व्यवस्था के शक्ति के विभाजन निर्माता थे, सभी तुलनावादी थे। मैकियावेली, जीन बॉर्डन, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वीं शताब्दी में इसके क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं जो मुनरो, हरमन फाइनर, एडमंड और दूसरे राजनीतिक वैज्ञानिकों के प्रयास से हुए। 20वीं सेंचुरी में जो नए पीढ़ी आई थी वैज्ञानिकों की, उन्होंने इसमें रिवॉल्यूशनरी चेंजेस करे। उनमें स्पेशली हैं मुनरो, हरमन फाइनर और एडमंड। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं लेकिन इन तीनों के नाम सबसे मेन और सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हमारे आसपास के विश्व में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित और यथार्थवाद तरीका है। मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम हमारे आसपास जो विश्व में, वर्ल्ड में होने वाली घटनाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको समझने के लिए एक सिस्टमैटिक और एक प्रैक्टिकल तरीका है। सो ये था हमारा इंट्रो, और अब हम देखते हैं तुलनात्मक शासन और राजनीति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र को समझने से पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन के बीच में क्या अंतर है। तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और तुलनात्मक शासन, कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे से ही जुड़े हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में हम लोग राजनीतिक संस्थाओं, व्यवहारों और आधुनिक शासन की प्रमुख व्यवस्थाओं की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एरिया में हम लोग पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, और मॉडर्न टाइम की गवर्नमेंट की प्रमुख सिस्टमैटिक जो तरीके हैं, उन सब की प्रक्रिया, उन सब की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। परंपरागत रूप से ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक शासन की संज्ञा दी जाती है। जो राज पॉलिटिक्स का तुलनात्मक स्टडी है उस सबको पॉलिटिकल गवर्नमेंट की संज्ञा दी जाती है। तुलनात्मक शासन में विभिन्न राज्यों की राजनीतिक संस्थाओं की विशेषता और कानून शक्तियों का अध्ययन शामिल है। जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की जो स्पेशल चीज़ें हैं वो सब, उसकी कानूनी जो पावर्स हैं उन सब का अध्ययन, उन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, वो सब उसमें शामिल है। तुलनात्मक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं अलग अलग देशों की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन पर जोर देना, कि अलग अलग जो देश हैं, विभिन्न देश, उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट पर ध्यान देना, उनके संविधान की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी स्पेशल जो बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, उन सब पर, उन सब को देखना, उनकी शक्तियों का अध्ययन पर बल देना। राजनीतिक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य में आदर्श राजनीतिक संस्थाओं का सिद्धांत स्थापित करना है।
बिल्ड अ थ्योरी ऑफ आइडियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, की एक बहुत आदर्श पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट का जो पर्सपेक्टिव है उन सब की स्थापना करना है। इस प्रकार धीरे धीरे तुलनात्मक संस्था का स्थान तुलनात्मक राजनीति ने ले लिया। कि उससे पहले तुलनात्मक शासन और राजनीति के क्षेत्र में हम लोग राजनीतिक संस्था, व्यवहार और आधुनिक शासन की प्रमुख व्याख्याओं की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, उसका बिहेवियर और इस समय की जो गवर्नमेंट है उन सब के सिस्टमेटिक तरीके, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के समय में राजनीतिक विकास, परिवर्तन और राजनीतिक वैज्ञानिकों की जो नई पीढ़ी आई थी, उन्होंने अब वैज्ञानिक विधि जो साइंटिफिक मेथड्स नहीं थे उनको औपचारिक, ऑफिशियल, संस्थागत और ये डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव थे, उन सब में बदलाव की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस करी थी। और उनकी कोशिशों से, उनके प्रयासों से ही वैज्ञानिक अध्ययन के तुलनात्मक सरकार के क्षेत्र में बहुत वृद्धि रूप हुई, और जिसे हम तुलनात्मक राजनीति के नाम से जानते हैं। जो उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बाद ये जो सब चेंजेस किए 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने, उन सब ने जो उनके प्रयासों से, कोशिशों से चेंजेस हुए, इम्प्लीमेंट्स हुए, उन सब को अब तुलनात्मक राजनीति, पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति क्या है। तुलनात्मक राजनीति में विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं का व्यवस्थित और तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पूरे वर्ल्ड की कंपैरेटिव सिस्टम्स और उसका सिस्टमैटिक दोनों तुलनात्मक अध्ययन में शामिल है। ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि ये सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में पैटर्न और नियमता, मतलब रेगुलेटिज, और उसकी प्रवृत्तियाँ, उसके ट्रेंड को पढ़ाती है। और दूसरी ओर तुलनात्मक इन अर्थों में भी है जो उसके बीच समानता, असमानता, उन सब के जो चेंजेस हैं उन सब का वर्णन करती है। महलर क्या बोलते हैं? महलर बोलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स का कंपेयर जो स्टडी है वो शामिल है, जिसमें शामिल है राजनीतिक प्रकरण, पॉलिटिकल फिनोमिना, राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, राजनीतिक व्यवहार, पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज़। इन सब के बीच में समानता और असमानताओं को खोजने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम अन्वेषण करते हैं, मतलब सोच लेते हैं कि अध्यक्षीय और संसदीय व्यवस्थाओं के बीच क्या विभिन्नता है, कैसे, क्यों, क्या और क्यों वो एक दूसरे के संविधान को स्वीकार करते हैं। अध्यक्षीय वो जैसे अमेरिका में है कैबिनेट, और संसदीय जैसे इंडिया में है पार्लियामेंट। इन सब के जो सिस्टम है इनके बीच क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें सेम हैं, और उनके संविधान को हम क्यों, कैसे और किस लिए स्वीकार करते हैं। तुलनात्मक राजनीति में मुख्य रूप से अध्ययन की विधि और अध्ययन का विषय को ही सम्मिलित माना जाता है। मेथड ऑफ स्टडी और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, इनको ही सम्मिलित माना जाता है। अध्ययन की विधि के रूप में तुलनात्मक राजनीति तुलना पर आधारित होती है। इसमें मेन जो 2 डेफिनेशंस हैं वो एम.जे. स्मिथ और जॉन ब्लॉन्डेल की है। एम.जे. स्मिथ बोलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संगठनों के प्रकार, उनके फायदे, संबंधों, विभिन्नता और परिवर्तन के तरीकों का अध्ययन है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकल ग्रुप्स के, उनके फायदे, उनके टाइप्स, उनके जो रिलेशन है, उनमें जो समानताएं हैं और जो उनमें चेंजेस हुए हैं, उन सब के तरीकों का एक स्टडी है, एक अध्ययन है। जॉन ब्लॉन्डेल बोलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूपों का अध्ययन है। कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में नेशनल जो गवर्नमेंट है उनके प्रकार, उनके टाइप्स की एक स्टडी है। अब हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न समाजों में राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना और विश्लेषण करती है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो अलग अलग समाजों में पॉलिटिकल सिस्टम की तुलना, उनको कंपेयर करती है और उनका एनालाइज करती है। और ऐसा करने में उसको 3 तत्वों को साथ लेकर चलना होता है: राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक क्रियाएं, मतलब एक्टिविटीज़। राजनीतिक प्रक्रिया जो है, पॉलिटिकल प्रोसेस, उसमें औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाओं का अध्ययन शामिल है। ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो स्ट्रक्चर है उन सब की स्टडी शामिल है, और जिनके द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया क्रियान्वित होती हैं, इनके द्वारा ही राजनीतिक प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, वो इम्प्लीमेंट होते हैं। अब आते हैं हमारे राजनीतिक शक्ति।
राजनीतिक शक्ति का विषय स्वयं ही शक्ति के लिए संघर्ष या वैधानिक शक्ति के इस्तेमाल द्वारा विवाद निपटारे के लिए किया जाता है। कि जो राजनीतिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर है, इसका जो यूज़ है वो संघर्षों को और जो विवाद बढ़ रहे हैं उन सब के निपटारे के लिए किया जाता है। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में सत्ता और शक्ति के संबंधों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। लासवेल बोलते हैं कि राजनीति को शक्ति के निर्माण और बंटवारे की प्रक्रिया के रूप में देखो। मतलब लॉसवेल की निगाह से जो पॉलिटिकल है, उन्होंने उसको पावर का उदय होता है, पावर का निर्माण होता है उससे, और जो पावर से बंटवारे हो जाते हैं उस प्रक्रिया के रूप में वो उसको देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अविस्तृत, औपचारिक और कानूनी संस्थागत ढांचा, आदर्शवादी उपागम और परंपरागत तुलनात्मक शासन अध्ययन को संकुचित प्रकृति नकाराता है। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक तुलनात्मक जो राजनीति को अविस्तृत, जो कम ज़्यादा मतलब जो बहुत कम फैलाता है, कि जैसे एक होता है वास्ट तरीका, बहुत ज़्यादा फैला हुआ, और एक ये होता है अविस्तृत जो बहुत कम फैलता है, कि एक चीज़ थोड़ी सी ही जगह में फैली। और ऑफिशियल जो उसकी विशेषताएं हैं वो सब, उसके संस्थागत ढांचे, उसका जो डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव है, उन सबको एक छोटी सी प्रकृति को, उसकी जो छोटी सी प्रकृति है उन सबको नकारता है। अब हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो समकालीन आधुनिक व्यापक क्षेत्र को समझने के लिए परंपरागत रूप और विशेषताओं के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्षेत्र को समझने के लिए कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है वो, और जो मॉडर्न बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है, उन सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को दो दृष्टिकोणों में देखा जाता है: परंपरागत दृष्टिकोण ट्रेडिशनल, और आधुनिक दृष्टिकोण मॉडर्न अप्रोचेस। अब हम पहले परंपरागत दृष्टिकोण देखते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो प्रयास 20वीं शताब्दी और उससे पहले किए गए, उन्हें परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की कंपैरेटिव स्टडी के लिए जो कोशिशें 20वीं शताब्दी और उससे पहले की गई, उनको ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के अध्ययन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया है और शासन के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है। कि तुलनात्मक अध्ययन जो है उसकी शुरुआत में ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के अध्ययन से, जो उन्होंने उसमें बताया है, उससे साफ साफ देखा जाता है कि 150 राज्यों के संविधान। अब मैं आप लोगों को यहाँ ये बता दूं कि पॉलिटिकल में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, राज्य देशों को ही बोला जाता है। स्टेट वर्ड एक देश के लिए ही यूज़ किया जाता है। उसके संविधान और संविधान का जो अध्ययन किया है और उसके शासन के जो प्रकार, उसके टाइप्स बताए हैं, उन सबको वर्गीकृत उन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ शासन और राजनीतिक व्यवस्थाओं का उनके प्रकार के आधार पर वर्णन और वर्गीकरण किया है, जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, और बहुत अच्छे मूल्य के आधार पर इनके बीच में अंतर बताए हैं। इनकी तुलनाओं के आधार पर उन्होंने शासन में अच्छे बुरे और आदर्श और विकृत, मतलब आइडियल और प्रिवर्टेड, इन सब के रूप को भी विभाजित किया है। अरस्तु के इस वर्गीकरण का प्रयोग आगे के रोमन दार्शनिक सिसरो ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को औपचारिक और कानूनी अध्ययन बनाने के लिए किया। कि अरस्तु का ये जो ऊपर पर्सपेक्टिव था, उसके बाद रोमन दार्शनिक सिसरो ने राजनीतिक व्यवस्था को, एक राजनीतिक सिस्टम को ऑफिशियल कानून बताने में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प ली। शासन का तुलनात्मक अध्ययन 15वीं शताब्दी में मैकियावेली के अध्ययन में भी देखा जा सकता है। इसके बाद 15वीं शताब्दी में मैकियावेली ने भी इसका अपने शासन के तुलनात्मक अध्ययन में शामिल किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी राजनीतिक विचारक परंपरागत दृष्टिकोण के जो हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम हम देख लेते हैं। जेम्स ब्राइस हैं, हरमन फाइनर हैं, रॉबर्ट मिशेल हैं, मुनरो है, लास्की हैं, और कार्ल जे फ्रेड हैं। इन लोगों के नाम आप याद रखिएगा। ये ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस हैं उनके मेन वैज्ञानिक जो फिलोसफर्स रहे हैं, ये सब वो हैं। अब हम देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न अप्रोच। समकालीन समय में तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन तुलनात्मक सरकार को सीमित क्षेत्र से आगे बढ़ चुका है। जो इस समय में कंटेम्प्रेरी टाइम जो ये है, उसमें
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो अध्ययन है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो सीमित क्षेत्र था उससे आगे बढ़ चुका है। जैसे पीछे आप लोगों ने अभी पढ़ा कि पहले हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब टाइम आगे बढ़ चुका है और उन्होंने इसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हटाकर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसके अध्ययन क्षेत्र और प्रयोग में की जाने वाली विधि में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इसके स्टडी एरिया में जो यूज़ की जाती थे मेथड्स, उनमें रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए और जिनमें राजनीतिक क्रिया मतलब इसमें एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र को अपना लिया था, एक बहुत वास्ट तरीका अपना लिया था, जिनमें वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल आइडियाज़ ये सब शामिल हैं। और यूरोपीय और एशिया, अफ्रीका, इन सब की विश्लेषणात्मक तुलनाएं भी हैं कि एक एनालिसिस कंपेयर जो इनको किया गया है वो सब भी है। और आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक परंपरागत अध्ययनों की कमी, जैसे औपचारिक, कानूनी, आदर्शवादी, अत्यधिक बल आदि को देखते हुए तुलनात्मक अध्ययन के महत्व को स्वीकार करते हुए इनमें सुधार करने के लिए प्रेरित किया गया है कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिफिक ट्रेडिशन है उन सब के अध्ययनों की कमी, जैसे औपचारिक, ऑफिशियली, कानूनी, डिसिप्लिनरी, आदर्शवादी पर बहुत ज़्यादा बल को, इन सब जो बहुत ज़्यादा बल था इन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, इन सब को देखते हुए कंपैरेटिव अध्ययन जो है, स्टडी जो है, उसके महत्व को, इम्पोर्टेंस को स्वीकार करा और इनमें सुधार करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई। आज का हमारा टॉपिक नेचर एंड स्कोप यहीं ख़त्म होता है। इस सब के आप नोट्स बना लो, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वाई कंपेयर एंड मेथड ऑफ कंपैरिजन, तुलना और तुलनात्मक विधियाँ, ये इससे लिंक्ड है, इसके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। ये दोनों एक साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास हमारी 20 अक्टूबर ट्यूसडे को होगी और उसमें हमारा टॉपिक होगा तुलना और तुलनात्मक विधियाँ। आई होप आप सबको, और नेक्स्ट क्लास हमारी 20 अक्टूबर को होगी। इससे पहले आप नोट्स बना लें इस टॉपिक के, और आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं उनसे भी रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।